Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आयुर्वेद का नाम सुनते ही अक्सर जड़ी बूटियां या इलाज के तरीके ही दिमाग में आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, एक पूरा विज्ञान है। इसे पदार्थ विज्ञान कहते हैं। ये सिर्फ नुस्खों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि आयुर्वेद का कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही कहा। आज हम इसी की गहराई में जा रहे हैं हमारे स्रोत आयुर्वेद दर्शन .pdf के आधार पर। देखते हैं कि आयुर्वेद दुनिया को, शरीर को, स्वास्थ्य को मतलब किस नजरिए से देखता है। बिल्कुल। और ये नजरिया समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद के जो प्रैक्टिकल पहलू है ना, जैसे बीमारी का पता लगाना, इलाज करना, हाँ, वो सब इसी नींव पर टिके हैं। हाँ, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आयुर्वेद चीजों को कैसे क्लासिफाई करता है, उनके गुणधर्म कैसे पहचानता है, तब तक उसकी पूरी प्रणाली को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ क्या करें नहीं बताता, बल्कि क्यों करें और कैसे करें, इसकी एक लॉजिकल बुनियाद भी देता है। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इसी बुनियाद को समझने की कोशिश है। हम देखेंगे कि आयुर्वेद की नज़र में पदार्थ क्या है, मतलब दुनिया किन चीज़ों से बनी है जी, उनके गुण क्या है, वो काम कैसे करते हैं, और सबसे अहम आयुर्वेद ज्ञान कैसे हासिल करता है, यानी सच जानने के उसके तरीके क्या हैं। स्रोत में ये भी जिक्र है कि कैसे इस प्राचीन ज्ञान को आज के समय में भी रेलेवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, और इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आयुर्वेद एक कितना व्यवस्थित और तर्कसंगत विज्ञान है। चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेद की अपनी परिभाषा से। आयुर्वेद, आयु यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान, तो जीवन का विज्ञान। स्रोत कहता है इसका मकसद है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। हाँ, और रोगी के रोग को दूर करना। बिल्कुल। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ सिद्धांतों पर चलता है, और इन सिद्धांतों की जड़ें जुड़ी हैं पदार्थ की समझ से। तो ये पदार्थ क्या चीज है? पदार्थ मतलब वो हर चीज जिसका अस्तित्व है, जिसे हम जान सकते हैं, जिसका कोई नाम रख सकते हैं। स्रोत में बताया है कि इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। भाव पदार्थ यानी जिनका अस्तित्व है, जैसे कुर्सी, पानी, खुशी, और अभाव पदार्थ यानी किसी चीज की अनुपस्थिति, जिसका अस्तित्व नहीं है। आचार्य चरक ने खास तौर पे कारण पदार्थों का जिक्र किया है, वो मूल चीजें जिनसे बाकी सब कुछ बनता है या होता है। अच्छा, यहाँ पर दर्शन का जिक्र भी आता है। दर्शन मतलब देखने का, समझने का एक खास नजरिया। जी। भारतीय परंपरा में तो 9 मुख्य दर्शन माने जाते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत वगैरह। क्या आयुर्वेद इनमें से किसी एक पर आधारित है? देखिए, आयुर्वेद इन सभी दर्शनों से प्रेरणा लेता है। खासकर न्याय, वैशेषिक और सांख्य से तो काफी कुछ लिया है, लेकिन ये अपनी एक स्वतंत्र सोच भी रखता है। अच्छा। ये इन दर्शनों के विचारों को अपने मकसद के लिए, यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए इस्तेमाल करता है। पदार्थ विज्ञान और दर्शन ये दोनों मिलकर आयुर्वेद को एक मजबूत लॉजिकल ढांचा देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में आज के विज्ञान से इसके जुड़ाव की बात भी की गई है। हाँ, जैसे पदार्थ को उसके मूल कणों के स्तर पर समझना, जो शायद कुछ मायनों में प्राचीन ऋषियों की सोच से मेल खाता हो। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए आयुर्वेद के इन मूल तत्वों यानी द्रव्य पर आते हैं। द्रव्य क्या है और ये कितने तरह के होते हैं? द्रव्य वो मूल इकाई है जिसमें गुण यानी क्वालिटीज और कर्म यानी एक्शंस रहते हैं। ये किसी चीज के बनने का आधार है। अब यहाँ बात थोड़ी और रोमांचक हो जाती है जब हम पंच महाभूतों पर आते हैं। पंच महाभूत? हाँ, सुना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के तत्व नहीं हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर और दुनिया की हर चीज इन्हीं 5 मूल तत्वों के अलग अलग अनुपात में मिलने से बनी है। मतलब जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, कुछ वैसा? कुछ हद तक कह सकते हैं, पर ये सिर्फ केमिकल एलिमेंट नहीं है। इनमें अपने विशिष्ट गुण और कार्य भी हैं। जैसे आकाश का गुण है शब्द, स्पेस या साउंड कह लीजिए। वायु का स्पर्श
यानी मूवमेंट, टच, अग्नि का रूप, ट्रांसफॉर्मेशन, साइट, जल का रस, लिक्विडिटी, टेस्ट, और पृथ्वी का गंध, सॉलिडिटी, स्मेल। अच्छा। हमारे शरीर में भी यही है। जो कुछ ठोस है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है, जो तरल है वो जल, जो पाचन या मेटाबॉलिज्म है वो अग्नि, जो गति है, मूवमेंट है वो वायु, और जो खाली स्थान है, स्पेसेस हैं, वो आकाश तत्व से बने हैं। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि शरीर को समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल। इसी आधार पर आहार, औषधियां और यहां तक कि मौसम का शरीर पर क्या असर होगा, ये सब समझा जाता है। और पंच महाभूतों के अलावा काल यानी समय और दिक् यानी दिशा या स्थान, इनको भी द्रव्य माना गया है। समय का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर होता है। दिनचर्या, ऋतुचर्या सब इसी पर आधारित हैं। दिशाओं का भी अपना महत्व है। और आत्मा और मन, इनका क्या स्थान है आयुर्वेद में? आत्मा को चेतना का केंद्र माना गया है, जिसके कारण ही शरीर जीवित रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है। और मनस यानी मन, ये भी एक द्रव्य है। मन भी एक द्रव्य है? हाँ, ये सोचने, समझने, महसूस करने का साधन है। और आयुर्वेद मानता है कि मन सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि पूरे शरीर में व्याप्त है। इसका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अच्छा। रोगों का एक महत्वपूर्ण अधिष्ठान, मतलब रहने की जगह, मन भी है, जिसे हम आजकल साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं ना। हाँ, आजकल माइंड बॉडी कनेक्शन की तो बहुत बात होती है। आयुर्वेद तो हजारों साल से इसकी बात कर रहा है। हमारा खाना पीना, जो खुद पंच महाभूतों से बना है, वो सीधे हमारे मन पर असर डालता है। सही बात है। हमारी शारीरिक बनावट, मतलब देह प्रकृति, और मानसिक रुझान यानी मानस प्रकृति, ये भी इन्हीं पंच महाभूतों और 3 मानसिक गुणों सत्व, रज और तम से प्रभावित होते हैं। सत्व, रज, तम, ये 3 गुण। हाँ, सत्व मतलब संतुलन, स्पष्टता, रज मतलब गति, क्रियाशीलता, और तम मतलब जड़ता, अंधकार। कुछ विद्वान तो तमस को भी एक अलग द्रव्य मानते हैं। तो ये सभी 9 कारण द्रव्य, 5 महाभूत, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये आयुर्वेद की पूरी समझ का आधार हैं। ठीक है, तो ये हुए द्रव्य यानी चीजें। अब आते हैं गुण पर। गुण क्या है? गुण यानी द्रव्यों की विशेषताएं, उनकी प्रॉपर्टीज। कोई चीज कैसी है ये उसके गुण बताते हैं। जैसे पानी ठंडा है, मिर्च तीखी है, ये उनके गुण हुए। स्रोत बताता है कि आयुर्वेद में कुल 41 मतलब 41 तरह के गुण बताए गए हैं। 41? ये तो बहुत ज्यादा लगते हैं। क्या ये सब याद रखने पड़ते हैं? नहीं, इन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया है। जैसे इंद्रियों से महसूस होने वाले गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर शारीरिक प्रभाव डालने वाले 20 गुण हैं, जिन्हें गुरुवादी गुण कहते हैं। अच्छा, गुरुवादी गुण। हाँ, जैसे गुरु लघु यानी भारी हल्का, शीत उष्ण यानी ठंडा गरम, स्निग्ध रूक्ष यानी चिकना सूखा। और फिर कुछ और सामान्य और आध्यात्मिक गुण भी हैं, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख वगैरह। तो इन 41 में सबसे जरूरी कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण है वो 20 गुरुवादी गुण, जिनका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद चिकित्सा में द्रव्य से ज्यादा उसके गुणों पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा, कैसे? इलाज का मूल सिद्धांत ही है गुणों को संतुलित करना। जैसे अगर शरीर में गर्मी यानी उष्ण गुण बढ़ गई है, पित्त बढ़ गया है, तो ठंडी तासीर वाली यानी शीत गुण वाली चीजें दी जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। या अगर रूखापन रूक्ष गुण ज्यादा है, वात बढ़ा है, तो चिकनाई वाली स्निग्ध गुण वाली चीजें जैसे तेल की मालिश वो फायदेमंद होती हैं। ये विपरीत गुण चिकित्सा का आधार है। तो गुणों को समझना प्रैक्टिकल इलाज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। समझ गई। द्रव्य हो गए, गुण हो गए, अब कर्म। कर्म क्या है? कर्म यानी क्रिया या एक्शन। कोई द्रव्य क्या करता है वो उसका कर्म है। जैसे चलना, बोलना, सोचना, पाचन होना, ये सब कर्म है। अच्छा। सुश्रुत में कर्म के कुछ प्रकार बताए हैं, जैसे ऊपर जाना, उत्क्षेपण, नीचे आना, अपक्षेपण, सिकुड़ना, आकुंचन, फैलना, प्रसारण, हिलना डुलना, गमन। शरीर की सारी गतिविधियां, चाहे वो हमारी इच्छा से हो या अपने आप, वो सब कर्म के दायरे में आती हैं। पंचकर्म जैसी प्रक्रियाएं भी कर्म में आएंगी? हाँ बिल्कुल। पंचकर्म जैसी जो शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं वो भी विशिष्ट कर्मों पर ही आधारित हैं। जैसे वमन यानी उल्टी कराना या विरेचन यानी दस्त कराना, यह सब कर्म है। तो द्रव्य, चीज, गुण,
उसकी खासियत और कर्म, उसका काम, ये तीनों मिलकर किसी चीज को परिभाषित करते हैं। अब इनके आपसी संबंधों को समझाने वाले सिद्धांत क्या हैं? स्रोत में सामान्य और विशेष का जिक्र है। हाँ, और ये आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे बुनियादी फाउंडेशनल सिद्धांत हैं। सामान्य का मतलब है समानता। सिद्धांत यह है कि समान गुण वाली चीजें एक दूसरे को बढ़ाती हैं। जैसे दूध पीने से शरीर में कफ, जिसका गुण भारी, चिकना, ठंडा माना जाता है, बढ़ता है, क्योंकि दूध में भी वैसे ही गुण होते हैं। या फिर व्यायाम करने से मांसपेशियों की ताकत, जो एक कर्म है, वो बढ़ती है। अच्छा, और विशेष मतलब भिन्नता या विपरीतता। सिद्धांत यह है कि विपरीत गुण वाली चीजें एक दूसरे को कम करती हैं या संतुलित करती हैं। यही इलाज का आधार है। अच्छा, वही विपरीत गुण वाली बात। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने पहले बात की, बढ़े हुए वात, जो रूखा, ठंडा, हल्का होता है, उसको कम करने के लिए तेल, जो चिकना, गरम, भारी है, उसका प्रयोग करना। आयुर्वेद का एक बहुत मशहूर सूत्र है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च। मतलब हमेशा समान चीजें बढ़ाने का कारण होती हैं और विशेष यानी विपरीत चीजें घटाने का कारण होती हैं। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। इसके अलावा समवाय और अभाव भी हैं। जी, समवाय एक ऐसा अटूट, अविभाज्य संबंध है जो दो चीजों के बीच स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे धागे और कपड़े का संबंध। आप कपड़े से धागा अलग नहीं कर सकते, वो उसी में समाया हुआ है ना? हाँ। ऐसे ही द्रव्य और उसके गुण का संबंध समवाय है। गुण हमेशा द्रव्य में ही रहेगा। ये समझने में मदद करता है कि कुछ चीजें नैसर्गिक रूप से नेचुरली जुड़ी होती हैं। और अभाव यानी किसी चीज का न होना, इसका क्या मतलब है? किसी चीज की अनुपस्थिति भी एक तरह का ज्ञान देती है। अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस या एब्सेंस। जैसे अगर कहीं दर्द नहीं है, यानी दर्द का अभाव है, तो ये स्वास्थ्य का संकेत हो सकता है। या अगर किसी दवा का असर नहीं हो रहा है, यानी असर का अभाव है, तो शायद इलाज बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब सिद्धांत हमें पूरी तस्वीर देखने में मदद करते हैं, क्या मौजूद है और क्या नहीं। ये सब तो बहुत व्यवस्थित लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आयुर्वेद ये सब जानता कैसे है? मतलब ज्ञान प्राप्त करने का, सच जानने का उसका तरीका क्या है? यहाँ परीक्षा या प्रमाण की बात आती है ना? बिल्कुल। प्रमाण मतलब सबूत या ज्ञान का सही साधन। आयुर्वेद सिर्फ हवा में बातें नहीं करता, वो ज्ञान हासिल करने के पुख्ता तरीके बताता है। सही ज्ञान, जिसे प्रमा कहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए प्रमाण जरूरी हैं। कितने प्रमाण मानता है आयुर्वेद? स्रोत बताता है कि आयुर्वेद मुख्य रूप से 4 तरह के प्रमाण मानता है। इन्हें चतुर्विध परीक्षा विधि कहा जाता है। 4 तरीके कौन कौन से? ये हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। अच्छा, थोड़ा खोलिए इनको। ये क्या है और इलाज में कैसे काम आते हैं? पहला है आप्तोपदेश, यानी आप्त पुरुषों के वचन या शास्त्र। आप्त वो लोग हैं जो राग द्वेष से मुक्त हैं, ज्ञानी हैं और जिनका कहा भरोसे के लायक है। जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ या अनुभवी गुरु। बिल्कुल, उनका ज्ञान इसी श्रेणी में आता है। ये हजारों सालों के अनुभव और निरीक्षण का निचोड़ है, जो हमें स्वास्थ्य, बीमारियों और उनके इलाज के बारे में मार्गदर्शन देता है। ठीक है। दूसरा है प्रत्यक्ष। ये तो शायद डायरेक्ट परसेप्शन है। हाँ, बिल्कुल। जो हम अपनी इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन से सीधे अनुभव करते हैं। जैसे रोगी को देखकर उसकी हालत समझना, नाड़ी महसूस करना, उसकी बातें सुनना, ये सब प्रत्यक्ष है। लेकिन क्या हम सब कुछ सीधे देख सकते हैं? नहीं, यही बात आती है। प्रत्यक्ष की अपनी सीमाएं हैं। हमारी इंद्रियां धोखा खा सकती हैं या हम हर चीज सीधे नहीं देख सकते। आजकल हम यंत्रों की मदद लेते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप, एक्सरे। इनसे प्रत्यक्ष ज्ञान का दायरा बढ़ता है। हाँ। पर फिर भी जो चीजें इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं, उन्हें जानने के लिए दूसरे प्रमाणों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अनुमान, इन्फेरेंस। सही। अनुमान यानी इन्फेरेंस या तर्क। जब हम किसी ज्ञात चीज के आधार पर किसी अज्ञात चीज का अंदाजा लगाते हैं। जैसे वो धुएं वाला उदाहरण। हाँ, सबसे क्लासिक उदाहरण वही है, जहां धुआं है वहां आग होगी। हमने धुएं और आग का साथ होना बार बार देखा है। इसे व्याप्ति कहते हैं। तो धुएं को देखकर आग का अनुमान लगा लेते हैं। और चिकित्सा में ये कैसे काम आता है? चिकित्सा में ये बहुत काम आता है।
लक्षणों जो दिख रहे हैं उनके आधार पर रोग जो शायद सीधे नहीं दिख रहा उसका अनुमान लगाना, या किसी दवा के ज्ञात गुणों के आधार पर उसके संभावित असर का अनुमान लगाना, ये सब अनुमान है। ठीक है। और चौथा प्रमाण है युक्ति। ये क्या है? ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, युक्ति आयुर्वेद का एक बहुत ही अनूठा प्रमाण है। इसका मतलब है योजनाबद्ध तर्क या रैशनल एप्लीकेशन। जब किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कई कारणों या चीजों को एक साथ मिलाकर सोचा जाए। मतलब कोई उदाहरण? जैसे खेती में अच्छी फसल के लिए सिर्फ बीज काफी नहीं है। सही। मिट्टी, पानी, खाद, मौसम, सब चीजों का सही संयोजन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह इलाज में सिर्फ दवा देना काफी नहीं होता। रोगी की प्रकृति क्या है, रोग की अवस्था क्या है, मौसम कैसा है, रोगी का बल कितना है, इन सब बातों पर विचार करके जो एक पूरी ट्रीटमेंट योजना बनाई जाती है, वो युक्ति प्रमाण का उदाहरण है। ये एक तरह की प्रैक्टिकल विजडम है। तो आप्तोपदेश शास्त्र या गुरु का ज्ञान, प्रत्यक्ष इंद्रियों का अनुभव, अनुमान, तर्क और युक्ति, योजनाबद्ध सोच, इन चारों तरीकों से आयुर्वेद ज्ञान इकट्ठा करता है और उसे लागू करता है। बिल्कुल। और ये चारों मिलकर एक पूरी समग्र तस्वीर बनाते हैं। कोई भी एक अकेला हमेशा काफी नहीं होता, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अंत में स्रोत में कार्य कारण सिद्धांत का भी जिक्र है, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, ये भी एक बहुत मौलिक फंडामेंटल सिद्धांत है। हर कार्य यानी इफेक्ट का कोई न कोई कारण यानी कॉज जरूर होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। आयुर्वेद में रोग की जड़ यानी उसके कारण, जिसे निदान कहते हैं, उसको समझना इलाज के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। जब तक कारण दूर नहीं होगा तब तक कार्य यानी रोग पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। तो कारण को ढूंढना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। विभिन्न दर्शनों में कारण से कार्य कैसे उत्पन्न होता है इस पर अलग अलग मत हैं, जैसे सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद वगैरह। लेकिन मूल बात यही है कि कारण और कार्य के संबंध को समझना स्वास्थ्य और रोग दोनों को समझने की कुंजी है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जो बताता है कि दुनिया किन मूल तत्वों, द्रव्य से बनी है, उनकी क्या खासियतें हैं, गुण हैं, वो क्या करते हैं, कर्म, उनके आपसी संबंध, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव क्या हैं, और इस सब का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, प्रमाण। ये वाकई एक बहुत गहरी और व्यवस्थित सोच है। सही कहा आपने। ये सिर्फ कुछ मान्यताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक पूरी तार्किक प्रणाली है जिसमें दर्शन और व्यवहारिक उपयोगिता का एक बहुत सुंदर मिश्रण है। और ये चीज आयुर्वेद को एक समग्र, एक होलिस्टिक विज्ञान बनाती है, जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन, आत्मा और पूरे परिवेश को ध्यान में रखता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। आज के दौर में जब स्वास्थ्य की चुनौतियां इतनी जटिल हो गई हैं, तब पदार्थ विज्ञान जैसे प्राचीन ज्ञान के जो सिद्धांत हैं, वो हमें क्या सिखा सकते हैं, खासकर तब जब हम इन्हें आधुनिक विज्ञान की रोशनी में समझने की कोशिश करें। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे।